DW के शो सवाल के साथ मैं हूं बीनेश जावेद। सेंसर्स को मशीनों की आंखें और कान कहा जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि मुस्तकबिल में गाड़ियों में नस्ब सेंसर्स सब कुछ देख और सुन पाएं और सड़कों पर गाड़ियां खुदकार तरीके से चलें? तफसीलात शामिल हैं आज के शो में। इसके अलावा सवाल में आज ऑनलाइन सार्फिन कंट्रोल कर सकते हैं अपने डेटा को। अफ्रीकी परिंदे नापैद होने के खतरे से दो चार, और पत्तों पर नक्श निगारी करने वाले माहौल दोस्त मुसव्विर। एयर और रेल ट्रैफिक के बरक्स कारों में ऐसे सिस्टम्स की तादाद काफी कम है जो गाड़ी के स्टीयरिंग को कंट्रोल करे या मुकम्मल खुदकार तरीके से गाड़ी को चलाएं। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स इस सूरत-हाल को बदलने की कोशिश में हैं। इस सारे अमल में ईंधन की बचत और कारों का ज्यादा महफूज बनाना भी शामिल होगा। गाड़ियों में खुदकार तरीके से पार्किंग या रफ्तार कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी तो पहले से ही दस्तयाब है, मगर अब एक यूरोपीय प्रोजेक्ट में कारसाज कंपनियां मुहक्किकीन और रेगुलेटर्स के साथ मिलकर इंटेलिजेंट ड्राइविंग के अमल को तेज तर करने की कोशिशों में हैं। इसमें कार को कंट्रोल करने वाले आलात नस्ब हैं, दीगर गाड़ियों से राब्ता करने और उसकी पोजीशन का पता देने वाले तमाम आलात। यहाँ छत पर एंटीना, राब्ताकारी और पोजीशनिंग से मुतल्लिक निजाम नस्ब हैं, और यहाँ सामने के हिस्से में सेंसर्स मसलन कैमरे और रडार मौजूद हैं। अगर कारें आपस में मालूमात का तबादला कर सकें और सड़क किनारे नस्ब इंफ्रास्ट्रक्चर से राब्ता करने के काबिल हों तो ड्राइविंग महफूज भी हो जाएगी और माहौल दोस्त भी। हॉलैंड के इस एयरफील्ड पर यूरोप के कई ममालिक के माहिरीन अपनी तैयार करदा टेक्नोलॉजी यहाँ पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैं पैडल्स को नहीं छू रहा, गाड़ी खुदकार तरीके से चल रही है। मैं सिर्फ इसका स्टीयरिंग संभाले हुए हूँ। ये निजाम आगे जाने वाली कार की रफ्तार के मुताबिक अमल करता है। इस तरह दोनों कारों के दरमियान फासला हमेशा यकसां रहता है। होता यह है कि आगे जाने वाली कार की मालूमात, मसलन उसकी रफ्तार, एक्सेलरेशन या ब्रेक वगैरह इस गाड़ी को मिलती रहती है। फिर ये मालूमात इस गाड़ी के सेंसर्स, रडार और कैमरा वगैरह से हासिल होने वाली मालूमात के साथ शामिल की जाती हैं। और आप देख रहे हैं कि जब दूसरी गाड़ी को रोका जाता है तो इसे भी ब्रेक लग जाते हैं, यानी हम खुदकार तरीके से पैरवी कर रहे हैं। सड़क किनारे नस्ब स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी बल्कि ईंधन की बचत भी कर सकता है। यहाँ एक कार ट्रैफिक लाइट के साथ राब्ता करती है और उसे सुर्ख से सब्ज कर देती है। भारी ट्रकों में रुकने से एक बार बचने की सूरत में 1 लीटर ईंधन की बचत हो सकती है। जरा सोचिए कि हर कार दूसरी कार से बात कर सकती है, हर कार ट्रैक लाइट से बात कर सकती है, हर कार रोड साइन से बात कर सकती है और ये साइन वापस कार से बात कर सकते हैं। इन कारों से हासिल शुदा गुमनाम मालूमात से नेटवर्क को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। लिहाजा जब ये सिस्टम लग जाएंगे तो सड़कें ज्यादा महफूज हो जाएंगी। सड़क इस्तेमाल करने वाले दीगर अफराद, साइकिल सवार और पैदल चलने वाले वायरलेस मार्कर्स साथ रखने के काबिल होंगे, जिससे हादसात से बचत हो सकेगी, इंतहाई कम रोशनी वगैरह में भी। इस साइकिल में एक कम्युनिकेशन यूनिट लगा है, ये काला बॉक्स। इसमें एक एंटीना लगा है जो मालूमात ट्रांसमिट करता रहता है और GPS रिसीवर भी नस्ब है। ये मालूमात इस जगह से गुजरने वाली गाड़ी तक पहुंचती है। लिहाजा ये साइकिल इस क्रॉसिंग पर ट्रक के पीछे से सड़क पर आती है, इस तरह। मेरे ख्याल में ये मुस्तकबिल है, ताउन पर मबनी नक्लो हरकत और ऑटोमेशन। अगर आप नक्लो हरकत के दीगर जराए देखें, हवाई सफर और रेल वगैरह, तो ये पहले से ही मुतारिफ हो चुकी है और यही वजह है कि इन जराए नक्लो हरकत में हादसात की तादाद इंतहाई कम है। सड़कों पर काफी ज्यादा हादसात होते हैं और इसकी वजह ड्राइवर है। टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है, अब ये इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स पर मुनहसिर है कि वो इसे इस्तेमाल करें।
تو کیسی لگی آپ کو یہ رپورٹ؟ اب بات کرتے ہیں ایک اور موضوع کی۔ سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر عام صارفین کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کرنا اتنا مشکل نہ تھا۔ یہ بات حال ہی میں فیس بک کے کئی ملین صارفین کے پرسنل ڈیٹا کے حوالے سے سامنے آنے والے کیمبرج انالیٹیکا اسکینڈل سے بھی ثابت ہو چکی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ صارفین اپنے آن لائن ذاتی کوائف کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر سکیں۔ انٹرنیٹ پر کچھ بھی کیا جائے، ہر صارف اپنے پیچھے اپنا ڈیٹا چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا سوشل نیٹ ورکس، مختلف ایپس اور وہ آن لائن ادارے جمع کرتے ہیں جو بعد میں اسے بیچ دیتے ہیں۔ اس ڈیٹا کی عالمی تجارت کی سالانہ مالیت 120 ارب یورو بنتی ہے۔ انٹرنیٹ پر پرائیویسی کا عدم تحفظ سب سے بڑے خطرات میں سے ایک ہے۔ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی قرض نہیں ملتا، کبھی نوکری نہیں ملتی، لیکن ہم لا علم رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پرسنل ڈیٹا تک رسائی کے بعد اسے بے محل استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن فیس بک اور گوگل کس طرح کا ڈیٹا جمع کرتے ہیں؟ پرسنل ڈیٹا تو انسان خود بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ گوگل کا جمع کردہ کسی صارف کا پرسنل ڈیٹا کئی گیگا بائٹ تک ہو سکتا ہے۔ گوگل یہاں تک جانتا ہے کہ کس صارف کو اپنا فون کب ٹھیک کرانا پڑے گا۔ گوگل یہ ریکارڈ بھی رکھتا ہے کہ کسی شہر میں کوئی صارف کہاں کہاں گیا۔ فیس بک کے جمع کردہ ڈیٹا میں صارفین کے نجی پیغامات کی تفصیلات بھی شامل ہوتی ہیں۔ گوگل اور فیس بک کا جمع کردہ ڈیٹا کسی اور کمپنی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس ڈیٹا کے استعمال پر صارف کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈیٹا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اسے نہ صرف ان صارفین کو جن کا یہ ہوتا ہے بلکہ تقریباً ہر کسی کو ٹارگٹ کرنے یا اس پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے آمریت بھی کہا جا سکتا ہے، غیر اعلانیہ آمریت۔ یہ کام ظاہری جبر کے بجائے چھپ کر کیا جاتا ہے، یعنی صارفین کو مجبور نہ کیا جائے لیکن ان پر اثر انداز ہوا جائے۔ صارفین چاہیں تو ایسے اثرات سے بچنے کی کوشش کر بھی سکتے ہیں۔ ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے سرگرم لائل زہرا کا مشورہ ہے کہ ہر کسی کو وقفے سے اپنی آن لائن پرائیویسی سیٹنگز کو چیک کرتے رہنا چاہیے اور غیر ضروری ایپس بند رکھیں۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو دوسرے طریقے استعمال کرنا چاہیے۔ پرسنل ڈیٹا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال سے بنتا ہے۔ ایسے پلگ ان بھی ہیں جن کی مدد سے آپ پرسنل ڈیٹا میں نوائز پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا نوائز سے انٹرنیٹ پر صارف کی نقل و حرکت کے نشانات پر جیسے پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یوں صارف کا کوئی قابل استعمال پروفائل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس مسئلے کا ایک حل ڈیٹا والیٹ نامی ایپلیکیشن بھی ہے جسے صارفین اپنے فیس بک جیسے انٹرنیٹ اکاؤنٹس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایپ صارف کے ہر اکاؤنٹ سے ڈیٹا جمع کر لیتی ہے جسے وہ چاہے تو خود فروخت کر سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کمپنیوں کے بجائے ڈیٹا پر کنٹرول آپ کا ہو، ملکیت بھی آپ کی ہو۔ یہ بظاہر دیگر کمپنیوں کے پاس بھی ہوگا۔ مثلا جب تک آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں پرسنل ڈیٹا آگے پہنچتا رہتا ہے۔ اگر ایپ میں موجود ڈیٹا آپ کے پاس ہو تو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اس سے بھی کچھ آمدنی ممکن ہے۔ یہ واضح نہیں کہ آیا یوں کافی رقم کمائی جا سکتی ہے، لیکن یہ خود ارادیت کی طرف ایک قدم ہے۔ ڈیٹا سے متعلق خود مختاری کا تعلق الگوریدمز کے شفاف استعمال سے ہے۔ گوگل سرچ اور فیس بک نیوز فیڈ کے الگوریدمز ان اداروں کے ایسے ٹریڈ سیکرٹ ہیں جنہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ انہیں یہ الگوریدمز خفیہ رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے اس پہلو سے صارف کی خود مختاری ممکن ہی نہیں۔ کوئی صارف انٹرنیٹ پر اپنا ڈیٹا بالکل نہ چھوڑے یہ ناممکن ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اپنے ڈیٹا کے بارے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ اب وقت ہے ایک بریک کا، لیکن کہیں مت جائے گا کیونکہ بریک کے بعد بتائیں گے آپ کو کہ برڈ فلو وائرس کس طرح بن گیا ہے خطرہ کیپ ٹاؤن کے پینگوئنز اور دیگر پرندوں کے لیے۔ فیس بک اور ٹویٹر، موضوعات جو زیر بحث ہیں، معلومات جو لوگوں کو جوڑتی ہیں۔ آپ کی رائے DW فیس بک اور ٹویٹر۔ جنوبی افریقی شہر
केप टाउन में बड़ी तादाद में परिंदों को बर्ड फ्लू वायरस ने मुतासर किया है। इनमें अफ्रीकी पेंगुइन भी शामिल है जो पहले ही दुनिया से नापैद हो जाने के खतरे से दोचार है। अब कोशिश की जा रही है कि बर्ड फ्लू वायरस के फैलाव को रोका जा सके ताकि पेंगुइन और दीगर परिंदों को बचाया जा सके। केप टाउन के बोल्डर बीच पे ये पेंगुइन बहुत हशाश बशाश दिखाई दे रहा है। इसी मुकाम पर H5N8 के खतरनाक वायरस ने अफ्रीकी पेंगुइन समेत दीगर समुद्री परिंदों को मुतासिर किया था। अब तक 17 परिंदों में इस वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। ये वायरस इंसान के लिए खतरनाक नहीं समझा जाता। अफ्रीकी पेंगुइन बका के खतरे से 2-4 अनवा में शामिल है। इनकी कुल आबादी 22,000 है, जिसमें तेजी से कमी हो रही है। ताहम सूबे मगरबी केप के जानवरों के तिब्बी माहिरीन के मुताबिक H5N8 के केसेस परेशान कुन नहीं हैं। डॉक्टर लॉरा रॉबर्ट्स इस हवाले से तहकीक कर रही हैं। अब तक ऐसे इशारे नहीं मिले कि इसका पेंगुइन की मजमूई आबादी पर कोई शदीद असर हुआ हो, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस अफ्रीकी पेंगुइन के नापैद हो जाने का बाइस न बने। हदफ ये है कि ये वायरस इंसानों के जरिए ना फैले। हम जंगली परिंदों की वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, सिर्फ यही कर सकते हैं कि इंसान किसी मुतासरा परिंदे को हाथों में न ले। जनूबी अफ्रीका में गुज़िश्ता 1 बरस से बर्ड फ्लू वायरस की वबा मौजूद है और परिंदों में इस वायरस का फैलाव देखा जा रहा है। इस वायरस का सबसे ज्यादा शिकार मुर्गियां हुई हैं। सिर्फ मगरबी केप सूबे में हुकाम ने 3 मिलियन मुर्गियों को तल्फ करने की हिदायत दी थी। हेनरिक लो जनूबी अफ्रीका में परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले एक बड़े इदारे से वाबस्ता हैं। उन्होंने बर्ड फ्लू के इस फैलाव पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कभी ये इलाका बतखों का एक बहुत बड़ा मस्कन था, मगर अब ये नहीं रहा। इस मकाम पर सबसे पहले बर्ड फ्लू का केस सामने आया था। यहाँ करीब 100 बतखों में इस वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी और फिर इन सबको तल्फ करना पड़ा था। हेनरिक को तकरीबन 500 बीमार परिंदे तल्फ करना पड़े थे। मुहक्किकीन का कहना है कि मुर्गाबियाँ और बत्तखें मुमकिना तौर पे यह वायरस जनूब मशरकी एशिया से अफ्रीका लाई थी। गुज़िश्ता बरस सितंबर से वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स नामी पनाहगाह में रखे गए परिंदों को अलग थलग किया जा चुका है। यहाँ सयाह आ सकते हैं मगर अपने साथ कोई परिंदा नहीं ला सकते। ये मामला मुंतज़मीन के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि परिंदों की ये पनाहगाह सिर्फ सयाहती मरकज ही नहीं। हमारा काम परिंदों को मस्कन देना है, मगर अब कोई शख्स परिंदा साथ लाए तो हम उसे पनाह नहीं देते, वापस लौटा देते हैं। इस मस्कन में परिंदों को अलग थलग रखने के अलावा जरासीम कुश अद्वियात भी दी जा रही हैं, जिनके मस्बत असरात सामने आए हैं। यहाँ गुज़िश्ता 7 माह से कोई नया केस सामने नहीं आया। उधर बोल्डर्स बीच पर माहिरीन को उम्मीद है कि अफ्रीकी पेंगुइन्स में कोई नई इन्फेक्शन देखने में नहीं आएगी। अब लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद मुलाकात कराएंगे आपकी एक ऐसे मुसव्विर से जिन्होंने दरख्तों के पत्तों पर नक्श निगारी करके आलमी सतह पर दाद वसूल की है। ये DW उर्दू की वेबसाइट है। आज़ाद सहाफत, खबरें, पस मंजर, तज्जिये और तबसरे जर्मनी, यूरोप और दुनिया भर से dw.com/urdu।